नमस्कार। आज हम भारत की आबादी मतलब इसके बदलते चेहरे पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ अकादमिक स्रोत हैं जो दिखाते हैं कि ये जनसंख्या के आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं बल्कि समाज का आईना है ना? हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। हमारा मकसद है भारत की आबादी से जुड़े सबसे अहम ट्रेंड्स, बदलाव और उनके पीछे क्या चल रहा है उसे समझना। बिल्कुल। देखिए, जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी ये जनसंख्या का एक साइंटिफिक अध्ययन है। ये सिर्फ गिनती नहीं है बल्कि जन्म दर, मृत्यु दर, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और आबादी की बनावट मतलब उम्र क्या है, कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, इन सब पैटर्न्स को समझने का एक तरीका है। अच्छा। और सोशियोलॉजी के लिए तो ये बहुत ही अहम है। सरकारी नीतियां बनाने से लेकर समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं उनको समझने तक ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। और भारत में तो जनगणना का इतिहास भी काफी पुराना है। 1881 से लगभग हर 10 साल पर होती आई है। 2011 वाली जनगणना तो दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना थी। हाँ, वो तो थी। अच्छा, एक सिद्धांत जो अक्सर सुनने में आता है वो माल्थस का है। उनका कुछ ऐसा विचार था ना कि आबादी हमेशा खाने पीने के साधनों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, तो मतलब गरीबी तो रहेगी ही। क्या भारत में ऐसा हुआ? हाँ, माल्थस का सिद्धांत यही था, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी कि गरीबी तो अनिवार्य है, वो पूरी तरह सही साबित नहीं हुई। यूरोप का अनुभव अलग था। वहां आर्थिक तरक्की जनसंख्या वृद्धि से तेज हो गई। अच्छा। हाँ, और भारत में भी अगर आप देखें, खासकर 1921 के बाद मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई। गिरावट क्यों आई? इसकी बड़ी वजह थी महामारियों पर काबू पाना, जैसे वो 1918-19 का भयानक इन्फ्लुएंजा था जिसने करोड़ों जानें ली, और अकाल पर भी नियंत्रण हुआ। लेकिन दिक्कत यह हुई कि जन्म दर उतनी तेजी से नहीं गिरी। तो मृत्यु दर कम हो गई पर जन्म दर उतनी ही रही। हाँ, मतलब उतनी तेजी से कम नहीं हुई। नतीजा, जनसंख्या बढ़ी। इसी को जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब एक स्टेज जहां जन्म और मृत्यु दर दोनों ज्यादा हैं, उससे एक ऐसे स्टेज पर जाना जहां दोनों कम हैं। और इस बदलाव के बीच में एक दौर आता है जब मृत्यु दर तो गिर जाती है पर जन्म दर ऊंची बनी रहती है। इसी में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। भारत अभी मोटे तौर पर इसी संक्रमण के दौर में है। और इसी संक्रमण का एक नतीजा है, जैसा हम सुनते हैं, कि आज भारत की आबादी बहुत जवान है, जिसे जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, है ना? मतलब कमाने वाले ज्यादा, निर्भर लोग कम। हाँ, बिल्कुल। सैद्धांतिक तौर पर यह एक बड़ा अवसर है। सोचिए, 2020 में भारतीयों की औसत उम्र सिर्फ 29 साल थी। ये जो कार्यशील आयु वर्ग है, मतलब 15 से 64 साल के लोग, इनका हिस्सा आबादी में बढ़ रहा है। 2011 में करीब 63% था और अनुमान है कि 2026 तक 64% हो जाएगा। तो ये तो बढ़िया है। हाँ, लेकिन ये लाभांश, ये डिविडेंड अपने आप फायदे में नहीं बदलता। इसमें एक चुनौती है। अच्छा, क्या चुनौती है इसमें? चुनौती ये है, और ये बहुत बड़ी है, कि इसका फायदा तभी मिलेगा जब इस विशाल युवा आबादी को अच्छी शिक्षा मिले और सबसे जरूरी रोजगार मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही युवा आबादी जो आज लाभांश दिख रही है, वो अर्थव्यवस्था पर बोझ बन सकती है। और चिंता की बात यह है कि हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि हाल के वर्षों में रोजगार सृजन, खासकर 15-30 साल के युवाओं के लिए, उसमें कमी आई है। तो ये लाभांश कहीं आपदा ना बन जाए, ये डर है। ये तो सोचने वाली बात है। रोजगार सबसे जरूरी है। आपने अवसर की बात की, लेकिन इन्हीं आंकड़ों में एक पहलू है जो मुझे बहुत चिंताजनक लगता है। वो है गिरता हुआ बाल लिंगानुपात। मतलब 0 से 6 साल के बच्चों में लड़कियों की संख्या कम होना। ये कैसे हो रहा है? प्राकृतिक तौर पे तो शायद लड़कियां थोड़ी ज्यादा जन्म लेती हैं। हाँ, आपका कहना सही है। प्राकृतिक तौर पर थोड़ा सा ज्यादा होती हैं, लेकिन ये वाकई एक गंभीर संकट है, इसमें कोई शक नहीं। जी हाँ। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर 0 से 6 साल के बच्चों में हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 919 लड़कियां थीं। ओहो, ये तो और कम हो गया। हाँ, और कुछ राज्यों में तो स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह है। जैसे हरियाणा की बात करें तो 2011 में ये आंकड़ा सिर्फ 793 था। 793 प्रति 1000 लड़कों पर। ये तो वाकई डराने वाला आंकड़ा है। इसके पीछे क्या कारण है? मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? कारण कई हैं और काफी जटिल हैं। एक तो समाज में बेटियों को लेकर जो पूर्वाग्रह है, उनकी उपेक्षा, और सबसे दुखद लिंग चयनात्मक गर्भपात। मतलब पेट में ही लिंग पता करके। हाँ, बिल्कुल। इसमें जो आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे अल्ट्रासाउंड,
उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है। गर्भ में ही लिंग का पता लगाकर लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। और एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक बात जो स्रोतों से पता चलती है वो ये है कि ये समस्या सिर्फ गरीब या कम पढ़े लिखे इलाकों तक सीमित नहीं है। ऐसा? हाँ, बल्कि पंजाब और हरियाणा जैसे जो अपेक्षाकृत समृद्ध राज्य हैं, उनमें ये समस्या और ज्यादा गंभीर है। शायद वहाँ बेटों को क्या कहते हैं, विरासत संभालने वाला मानने की सोच ज्यादा मजबूत है, या जमीन जायदाद का मसला है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम तो चलाए हैं, पर लगता है असल बदलाव तो सामाजिक सोच में ही लाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिना सामाजिक सोच बदले ये आंकड़े सुधारना मुश्किल है। अच्छा, एक और बड़ा बदलाव जो दिख रहा है वो है शहरीकरण का। लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये ट्रेंड बहुत साफ है। 2011 में देखिए, करीब 31.2% आबादी शहरी थी, और अगर आप 1901 में देखें तो ये सिर्फ 11% के आसपास थी। काफी बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। इसके पीछे आर्थिक कारण तो हैं ही। गांवों में अवसरों की कमी, खेती पर दबाव बढ़ना, जो साझा संसाधन होते थे जैसे तालाब, जंगल, उनका कम होना, लेकिन साथ ही कुछ सामाजिक कारण भी हैं। जैसे शहरों में जातिगत भेदभाव से थोड़ी मुक्ति मिल जाती है, एक तरह की गुमनामी होती है, वो भी लोगों को खींचता है। और जो बड़े महानगर हैं वो तो और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, ये शहरों की गुमनामी वाली बात, ये भी एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। इसके अपने फायदे नुकसान हैं। खैर, तो हमने देखा कि भारत की जनसंख्या की कहानी बहुत डायनामिक है। एक तरफ ये युवा आबादी का सुनहरा अवसर है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं। हाँ, तो दूसरी तरफ गिरते लिंगानुपात और रोजगार पैदा करने जैसी गंभीर चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। बिल्कुल सही। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो एक और अहम पहलू उभर कर आता है। आज जो हमारी इतनी बड़ी युवा कार्यशील आबादी है, जिसे हम लाभांश कह रहे हैं, यही आबादी आने वाले कुछ दशकों में वृद्ध होगी। हाँ, ये तो होगा ही। बिल्कुल, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। 2025 तक 70 साल का लक्ष्य है, और जन्म दर कम हो रही है। उसे भी 2025 तक 2.1 मतलब रिप्लेसमेंट लेवल पर लाने का लक्ष्य है। इसका सीधा मतलब है कि समाज में बुजुर्गों का अनुपात बढ़ेगा। एक अनुमान है कि 2026 तक 60 साल से ऊपर के लोगों का हिस्सा आबादी में 12% तक हो सकता है। 12%? हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी नीतियां, हमारा समाज इस आने वाले बदलाव के लिए तैयार है? क्या हम सिर्फ आज के इस युवा लाभांश पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर भविष्य में जो ये बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी होगी, उनकी ज़रूरतें, उनकी देखभाल, उन चुनौतियों पर भी हम गंभीरता से सोच रहे हैं? ये सवाल आगे की प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर शायद हमें आगे और सोचना होगा।